आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की और साथ में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों की। दरअसल बात हो रही है दहेज उत्पीड़न उत्पीड़न जिसे हम 498A या फिर वर्तमान में BNS 85 के नाम से जानते हैं। आमतौर पर इस केस का नाम दहेज उत्पीड़न दहेज केस के नाम से ये प्रचलन में है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश कई बार जारी किए हैं और कई जजमेंट भी दिए हैं, जिनमें साफ तौर से स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह के यानी कि कैसे आरोप वाले केसेस नहीं चलेंगे और किस आरोप वाले केसेस स्थिर रहेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज की इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उन केसेस की जो चलने लायक नहीं है और वो चल रहे हैं। तो ऐसे केसेस को आप तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगाकर और प्रक्रिया को अपनाकर डिसमिस करवा सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए ऐसे केस से मुक्त हो सकते हैं। जय जिनेंद्र हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे अनेक जजमेंट्स देखने को वर्तमान में मिल रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि अगर सामान्य आरोप है तो फिर उन आरोपों के आधार पर केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और ऐसे केस को यहीं पर रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट साफ तौर से स्पष्ट कर रही है इन जजमेंटों में कि दिन प्रतिदिन जो परिवार में वार्तालाप होता है, छोटी मोटी कहां सुनी होती है, अगर इस आधार पर अगर पत्नी 498A या फिर 85 BNS का केस लेके आती है तो इन आरोपों के आधार पर भले ही सबूत हो, लेकिन इन आरोपों के आधार पर पति या उसके परिवार को या उसके रिश्तेदारों को दंडित नहीं किया सकता, उन्हें सजा नहीं दी जा सकती, उनके ऊपर ट्रायल को नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट यहां तक कह दी है सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में, और पुलिस को भी बाकायदा गाइडलाइंस जारी कर दी है, सर्कुलर जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि जब इस तरीके के मामले आते हैं पुलिस के पास में तो उन्हें वहीं पर सुलझा लेना चाहिए, FIR दर्ज नहीं करना चाहिए, और अगर कर लिए तो FIR लगा देना चाहिए, और अगर नहीं भी लगाई FIR तो उच्च न्यायालय को ऐसी FIR को क्वैश कर देना चाहिए जिसमें सामान्य आरोप जो दिन प्रतिदिन के परिवार में जो छोटी मोटी बातें होती है उसके आधार पर है तो डिसमिस कर देना चाहिए। नंबर 2, अब ये सामान्य आरोप की बात हो गई। जब सामान्य आरोप के आधार पर केस नहीं चल सकता भले ही सबूत हो, तो फिर नंबर 2 पे आ जाता है गंभीर आरोप। जब गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो फिर कोर्ट ऐसे में उन आरोपों को साबित करने के लिए सबूतों की डिमांड करती है। ऐसी क्या वस्तु है आपके पास में जिससे आप ये साबित कर सकें कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य है। तो साबित करने के लिए अब सबूत देना होगा। तो अब जब आपके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं तो आप उन केसेस में सबूतों की डिमांड कर सकते हैं। अब डायरेक्टली आप कैसे डिमांड करेंगे, तो इसका उपाय है, अगर पुलिस के पास मामला है तो आप री इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इसमें सबूत नहीं है, इस कारण से इस FIR को रद्द कर दी जाए। दूसरा ये कि आप सीधे उस FIR को, उस केस को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं क्वेश्चन के तौर पर कि हुजूर इसमें कोई सबूत ही नहीं है, सिर्फ बनावटी कहानियां हैं, सिर्फ घटनाओं को दिखाया जा रहा है जो कि घटनाएं काल्पनिक हैं, वास्तविक रूप है ही नहीं। या फिर चार्जशीट जमा होने के बाद आप डिस्चार्ज पिटीशन लगा के उसमें भी यही बात कह सकते हैं। अब आरोप लगाने वाली पत्नी को कोर्ट में यह सिद्ध करना पड़ेगा कि जो मैं आरोप लगा रही हूं उसके मेरे पास सबूत है या फिर उन घटनाओं का कहीं ना कहीं से संबंध है। अगर वो ऐसा साबित करने में सफल होती है तब तो ये केस चल सकता है। अन्यथा एक मामला ऐसा भी देखने को मिला जहां पर पत्नी कहती है कि मेरे पति ने दहेज के तौर पर शादी के बाद पैसे की डिमांड की, जिसके बाद मेरी बड़ी बहन ने 40,000 रुपए उसको उसके घर पर ले जाकर दिए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए और अधिक दहेज की डिमांड करने लगे। कोर्ट ने इस पर तर्क दिया कि आपकी बड़ी बहन ने जो 40,000 रुपए लाई वो कहां से लाई थी, किसके सामने दिए थे, उसका क्या सबूत है। कोई भी लिंक ना जुड़ना और कोई सबूत ना होना इस बात की पुष्टि करता है कि दहेज मांगने वाली बात भी झूठी है और दहेज में बाद में दहेज में दिया गया पैसा भी झूठा है।
और कोर्ट ने इन दोनों आरोपों को निरस्त कर दिया। जिसमें यह कहा गया दहेज मांगते हैं, इसे भी कोर्ट ने नहीं माना। और जो पत्नी की बड़ी बहन कह रही है कि हमने उसके घर पे ले जाके 40,000 रुपए दिए, कोर्ट ने इसे भी नहीं माना, क्योंकि वो भी साबित करने में सफल नहीं हुए। दोनों बातों को साबित करने में सफल नहीं हुए कि हमने पैसे दिए, और ये भी साबित करने में सफल नहीं हुए कि ये दहेज मांगते हैं। और इसी वजह से उस केस में आरोपियों को बरी कर दिया था। तो गंभीर आरोप है तो आप सबूतों की डिमांड करिए, इस तरीके से आप डिमांड कर सकते हैं। अगर कंप्लेंट केस है या एफआईआर है तो दोनों में आप एक चीज का विशेष ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो शिकायत दी गई थी या किसी केस में उनकी तरफ से कोई जवाब आया था, या फिर इस केस में जो बयान दिए गए हैं इनमें भिन्नता क्या है। एफआईआर में कुछ और कहा जा रहा है, कंप्लेंट की थी उसमें कुछ और कहा जा रहा है, पहले कोई एनसी लिखाई गई थी उसमें कुछ और आरोप थे, कहीं कोई जवाब दिया उसमें कुछ और आरोप है, कहीं और कोई केस फाइल किया उसमें कुछ और आरोप है, गवाह कुछ और कह रहे हैं, बयान कुछ और दे रहे हैं, सबूत कुछ और दिखा रहे हैं। अगर इन सब में भिन्नता पाई जाती है तो आप ऐसे केसेस को चुनौती दे सकते हैं और ऐसे केसेस काल्पनिक साबित हो सकते हैं। ऐसे केसेस में लगाए गए आरोप काल्पनिक साबित हो सकते हैं और केस डिसमिस हो सकते हैं। यहां तक कि ऐसे मामले भी आजकल देखने को मिल रहे हैं जिसमें कोर्ट कह रही है कि ना डेट मेंशन है, ना स्थान मेंशन है, ना कोई आई विटनेस है, ना साबित करने के लिए कोई सबूत है, तो न्यायालय कैसे भरोसा करे कि घटना घटी है। तो घटना को साबित करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। उस वक्त की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होना चाहिए, आपके द्वारा की गई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होना चाहिए, कोई आई विटनेस होना चाहिए। किस दिन घटना घटी इसका जिक्र नहीं है, किस जगह घटना घटी इसका भी जिक्र नहीं है, किस तारीख को घटना घटी इसका भी जिक्र नहीं है, किस समय घटना घटी इसका भी जिक्र नहीं है। ना कोई आई विटनेस है, दिन में घटी के रात में घटी इसका भी पता नहीं है, किस तारीख को घटी घटना इसका भी पता नहीं है, किस समय घटी इसका भी पता नहीं है। तो इसमें कुछ भी नहीं होना, कोई भी तथ्य नहीं होना, तो ऐसे केसेस को भी कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो अब आपको अपने केस में देखना है कि मेरे केस में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं और वो आरोप काल्पनिक हैं, गंभीर हैं या फिर सामान्य, और उनको आपको किस तरीके से आप आगे फाइट करना पड़ेगा और कैसे डिसमिस कराना है। लगभग मैंने जजमेंटों के आधार पर आपको बता दिया है। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।